नमस्कार। कैसे हैं आप सभी बच्चे। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि घटना चक्र की एमसीक्यू सीरीज में लेकर आऊंगा, तो आइए मैं हाजिर हूं आपके लिए घटना चक्र की एमसीक्यू सीरीज लेकर के। और ये सीरीज लगातार जारी रहेगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, धैर्य बनाए रखिए और लगातार हमारे लेक्चर्स को एंजॉय करिए, हमारे लेक्चर्स को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शूट और सॉरी हाँ, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आधुनिक भारत की ये सीरीज स्टार्ट हो रही है घटना चक्र की। इसके साथ हम लोग क्वेश्चन तो करेंगे ही, साथ साथ थ्योरी पोर्शन भी हम लोग देखते चलेंगे, ताकि थ्योरेटिकल पोर्शन भी हमारी होती चली जाए। तो आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठेंगे, एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठें, ताकि जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन आएगी आप उसको नोट डाउन करते जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं हाजिर कर रहा हूं। निम्न में से कौन निम्न में से कौन नीला जल निम्न में से निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ऑप्शन है द अल्मीडा, बी ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, सी ऑप्शन है डुप्ले और डी ऑप्शन भी फिर से रॉबर्ट क्लाइव दे दिया हमारे टाइपिस्ट महोदय ने, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो लेकिन आंसर इन्हीं में से कोई एक होना चाहिए। आपके लिए समय शुरू होता है अब, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब देंगे, जिनका जवाब ए आ रहा है। निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो द अल्मीडा जो है, जिनका नाम फ्रांसिस्को अल्मीडा भी है, फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को दी अल्मीडा है, इनको फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ये इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था नीला जल योजना। ये थे कौन? द अल्मीडा साहब थे कौन? तो ये अल्मीडा साहब जो है वो प्रथम ये जो है प्रथम पुर्तगाली गवर्नर प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। कौन से कहाँ के गवर्नर? भारत के। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चे नोटबुक लेकर के अपने सामने रख लिया होगा आप लोगों ने, और एक पेन लेकर बैठ जाइए और नोट डाउन करते चले। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1505 से 1509 तक। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1505 से 1509 तक। तो इनकी सबसे प्रमुख नीतियों में था नीला जल योजना। ये योजना था क्या? ये योजना था क्या? इनका मानना था, सैद्धांतिक तौर पे इनका मानना ये था कि यदि हम हिंद महासागर को अपनी कंट्रोल में कर लेते हैं, अरब सागर पे हम अपनी अगर नियंत्रण बना लेते हैं, तो हम समुद्र से होने वाले व्यापार पे कंट्रोल कर लेंगे। जितने भी इनलेट और आउटलेट हैं, आने जाने के जो रास्ते हैं समुद्र में, अगर उन पे हमने कंट्रोल बना लिया, जैसे होर्मुज पे, जैसे अदन की खाड़ी पे, जैसे मलक्का पर, तो इनके रास्ते से आने वाले जहाजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपनी कंट्रोल में रख सकते हैं किनको आने देना है, किनको नहीं आने देना है, और बाद में देखेंगे कि इसी व्यवस्था में ये सफल भी होंगे। तो सबसे पहले नीला जल योजना, ब्लू वाटर नीति, क्योंकि समुद्र का पानी नीला होता है, तो इसीलिए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया, नीला जल नीति लाया, नीला जल योजना। इसे शांत जल की नीति भी कहते हैं, याद रखिएगा इसको, शांत जल की नीति भी कहते हैं, शांत जल की नीति भी कहा जाता है, शांत जल की नीति भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकली और इसको हम जरा सा परखें। अब देखिए जी, एक नया पेज ले लिया जाए, तो एक नया पेज यदि मैं लूं, सॉरी, तो इसी को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, यदि हम पुर्तगालियों की बात करें, तो आपको पता है कि प्रथम यूरोपियन भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन है? भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन है? तो प्रथम यूरोपियन है पुर्तगाली। प्रथम यूरोपियन जो है वो कौन है? पुर्तगाली हैं। ये सबसे पहले भारत का जल मार्ग खोजा। तो भारत का जल मार्ग पुर्तगालियों ने खोजा।
अब पुर्तगालियों में भी सबसे पहले किसने खोजा, पुर्तगालियों में भी सबसे पहले किसने खोजा, ये देखने वाली बात है। 1 मिनट मैं जरा चेक कर लूँ, ऑडियो काम कर रहा है। हाँ ऑडियो ठीक है, फंक्शनल है, क्योंकि कभी कभी देखना पड़ जाता है कि पता चला मैं बोलता रह जाऊं और ये रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, पता नहीं चलता। तो पुर्तगालियों में भी सबसे पहले किसने, तो सबसे पहले प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति कौन था जिसने भारत में खोज की, जलमार्ग की, भारत आने के लिए प्रथम पुर्तगाली जिसने जलमार्ग खोजा, जिसने भारत के लिए जलमार्ग खोजा, है ना, भारत के लिए जलमार्ग खोजा, कौन थे वे, जलमार्ग खोजा कौन थे, ये वास्को डी गामा। कब थे, कौन थे, वास्को डी गामा, तो डी गामा साहब थे, वास्को डी गामा। ये वास्को डी गामा कब आते हैं, वास्को डी गामा कब आते हैं, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में आते हैं 1498 में। वास्को डी गामा सबसे पहले कब आते हैं, वास्को डी गामा सबसे पहले आते हैं 1498 ईस्वी में। नोट डाउन करते चलेंगे, सबसे पहले कब आते हैं, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा। कहाँ आते हैं, कहाँ पहुंचते हैं, वो कौन सा स्थान था जहां पहुंचते हैं ये, तो सबसे पहले ये कालीकट आते हैं। कालीकट कहाँ पे है आज के समय में, उस समय में भी वहीं पे था आई एम सॉरी, कालीकट जो है वो केरल में पड़ता है, केरल का तटीय इलाका है कालीकट। तो कालीकट बंदरगाह पे ये पहुंचते हैं। कालीकट बंदरगाह पे जब पहुंचते हैं तो वहां पे इनका स्वागत करता है, कौन स्वागत करता है, वहां का जो लोकल हिंदू राजा है, स्थानीय हिंदू राजा कौन था, उनका क्या नाम था, उनका हिंदू राजा क्या नाम था, बताइए कमेंट सेक्शन में, यदि आपको पता है तो ये कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे। चलिए 5 सेकंड में देता हूं, 1 2 3 4 5, और आपका आंसर अगर ये है तो वाकई में आपका आंसर सही है। स्थानीय हिंदू राजा कौन है, स्थानीय हिंदू राजा थे जमोरीन ने उनका स्वागत किया, जमोरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, उनका स्वागत किया। ठीक है, अच्छा क्या जो ये वास्को डी गामा साहब जो है, ये वास्को डी गामा साहब जो है, क्या ये स्वयं से पहुंच गए थे, ये इन्होंने खुद से रास्ता खोज लिया था, नहीं, ये जो है ये एक गुजराती व्यापारी था, अब्दुल माजिद, एक गुजराती व्यापारी अब्दुल माजिद के सहायता से, एक गुजराती व्यापारी अब्दुल माजिद की सहायता से पहुंचा, माजिद की सहायता से भारत पहुंचा। ठीक है, तो अब्दुल माजिद ने इसकी सहायता की थी। ठीक है, तो अब आगे देखें, और भी अब अगले क्वेश्चन पे जब बढ़ेंगे तो और भी फैक्ट्स हमारे सामने आएंगे, तो जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे थ्योरी हम लोग देखते चलेंगे। चलिए, तो अगले प्रश्न पे बढ़ने का समय हो गया है। अगला प्रश्न कुछ यूं है, अगला प्रश्न कहता है कि वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था। अभी अभी मैंने बात की है ना, मैंने बात की है, तो आइए जवाब आप खुद स्वयं देंगे, कमेंट सेक्शन में आप जवाब दें। क्या होना चाहिए, 1350 एडी या 1498 एडी या 1530 एडी या 1612 एडी, बताइए जरा कि क्या होना चाहिए, 1350 एडी, 1498 एडी, 1530 एडी या 1612 एडी, कमेंट सेक्शन में आप बताएं। और उसके बाद देखिए जरा सा क्या, तो अभी मैंने बात की है, कहाँ कब आया था ये, अगर ऑप्शन आपका बी सही है, कमेंट सेक्शन में आपने जो दिया तो आप सही हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी हुई है। जिन्होंने शुरू ही किया है इतिहास पढ़ना, एकदम जो है बिगिनर है, और एमसीक्यूज के माध्यम से अपना थ्योरी भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हमारा लेक्चर जरूर देखें और रेगुलर बेसिस पे देखें। कोशिश मेरी यही रहेगी कि रेगुलरली अब ये लेक्चर आना शुरू हो जाए। दूसरा ये कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है लाइक जरूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। अगर आप यहाँ पे इस चैनल पे आप नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपसे दरख्वास्त है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे आवेदन है, आपसे आग्रह है, आपसे प्रार्थना है, तो और साथ ही साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये इसकी लाभ पहुँचाई जा सके। ठीक है, तो 1498 ईस्वी में कहाँ पे पहुंचा है, कालीकट पहुंचता है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है
अगला प्रश्न कह रहा है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय हो या प्रथम गवर्नर। बात इस दो सेम बात जो है बड़ा वही बात है कि गवर्नर कौन था। अब प्रश्न है कि डियाज, ये कौन डियाज है, इसकी भी बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए है डियाज, बी है वास्को डिगामा, सी है अल्मेडा और डी है अल्बुकर्क। ठीक है, तो अभी पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय ये भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया है। यदि आपको याद हो तो आप बता सकते हैं प्रथम गवर्नर कौन हुआ भारत में। तो अगर यदि आपका ऑप्शन सी है सही आ रहा है कमेंट सेक्शन में, सबका जवाब सी है, तो आपने बहुत ध्यान से हमारा लेक्चर देखा है और सी सही है। ठीक है, तो अल्मीड़ा साहब जो है वो प्रथम वायसराय थे। डियाज कौन था, इसका पूरा नाम, डियाज आधा अधूरा नाम है बार्थोलोमो डियाज, बार्थोलोमो डियाज, ये इनका पूरा नाम है बार्थोलोमो डियाज। ये कौन थे बार्थोलोमो डियाज? तो ये प्रथम पुर्तगाली नाविक थे जिनको आंशिक सफलता मिली थी। ये इन्होंने आंशिक सफलता हासिल किया था। किसमें हासिल किया था? जलमार्ग खोजने में इनको आंशिक सफलता हासिल हुई थी। क्यों आंशिक सफलता हासिल हुई थी? क्योंकि ये जो है वो केप ऑफ गुड होप है। केप ऑफ गुड होप कहां पे है? केप ऑफ गुड होप देखेंगे, केप ऑफ गुड होप कहां पे है? तो केप यदि हम अफ्रीका का मैप देखेंगे तो सबसे निचला टिप पॉइंट जो है, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट पे, यहाँ पे जो है इसको हम लोग कहते हैं केप ऑफ गुड होप। इसको क्या कहते हैं हम लोग? केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो केप ऑफ गुड होप इसको कहते हैं। इसका पहले जो नाम शुरुआत में केप ऑफ स्टॉर्म था। स्टॉर्म क्यों था? क्योंकि अब जब बार्थोलोमो डियाज आया, इसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं। ठीक है, तो इसको पार करके पुर्तगाल से ये आए और इसको पार करके ईस्टर्न कोस्ट तक ये पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए? ईस्टर्न कोस्ट तक पहुंच गए, पूर्वी अफ्रीका के पूर्वी तट तक पहुंच चुके थे। उसके बाद ये नहीं गए, वापस रिटर्न हो गए, है ना। तो इसलिए इनको कहा गया कि इन्होंने आंशिक सफलता हासिल कर ली थी। जब ये यहाँ पे आते हैं तो इनको बड़े तूफानों का सामना भी करना पड़ता है। इसी कारण से इसका नाम केप ऑफ स्टॉर्म भी था, है ना। हिंदी में इसको केप ऑफ गुड होप को उत्तम आशा अंतरीप कहते हैं। उत्तम आशा अंतरीप कहते हैं। ठीक है, केप ऑफ स्टॉर्म जहां पे हमेशा तूफान आता रहता है। तो डियाज साहब इन्होंने, वास्को डिगामा के बारे में आप जानते ही, अल्मीड़ा साहब के बारे में मैंने बता भी दिया। और अब बात आएगी अल्बुकर्क की, तो आगे देखे जरा अल्बुकर्क की भी बातें आएंगी। अल्बुकर्क की भी बातें हम समझेंगे कि अल्बुकर्क थे कौन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया? तो यदि आप सभी बालक बालिका हमारी क्लासेस को ध्यान से देखे होंगे तो आपको याद होगा किसने स्वागत किया था। गेस्पर कोरिया, बी है अल्बुकर्क, सी है जमोरिन या डी है डॉन अल्मेडा। तो बताइए जरा सा किसने किया था। यदि आपका कमेंट सेक्शन में जवाब आ रहा है, जो आपको मैं मौका दे रहा हूं अभी जवाब देने का, तो यदि आपका कमेंट सेक्शन में जवाब आ रहा है जमोरिन, तो जमोरिन है सही। तो जमोरिन साहब ने इनका स्वागत किया था। ठीक है, तो वास्को डिगामा का स्वागत कालीकट में जमोरिन साहब ने किया था। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पे ध्यान देना है। एग्जाम में कई बार जो है आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं हैं और क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ने के कारण गलतियां होती हैं। क्वेश्चन जब आप ठीक से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, तो वहीं पे आपका आधा काम हो जाता है। कई बार प्रश्न जो है आप रिएक्शन के थ्रू भी आप सही कर देते हैं, ट्रायल एंड हिट मेथड भी के थ्रू सही कर देते हैं। तो अब ये यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको पता नहीं क्या है, कौन सा स्टेटमेंट आपको पता है, आपको खुद ही स्वयं ही नहीं पता। तो जरा सा देखें। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पे कब्जा किया था। नहीं, पुर्तगालियों ने गोवा पर 1499 में कब्जा नहीं किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में कब्जा किया था। 1510 में, आपके नोटबुक में ये नोट हो जाना चाहिए। पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में कब्जा किया था। कौन था उस समय पुर्तगाली गवर्नर? पुर्तगाली गवर्नर था आपका अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो, अभी मैंने बोला भी कि अल्बुकर्क की बात आएगी। अल्फांसो दी
अल्बुकर्क, अल्बुकर्क। ठीक है, इन्होंने सबसे पहला, ये पहला ऐसा भारतीय क्षेत्र था जो सिकंदर के बाद किसी यूरोपियन शक्ति ने कब्जा किया था भारतीय क्षेत्र पर। ये और अल्फांसो दी अल्बुकर्क साहब के बारे में मैं बात कर लूं तो इन्होंने किससे छीना था, गोवा किससे छीना था, गोवा किसके अधिकार में था? तो गोवा जो है वो आदिल शाही वंश, आदिल शाही वंश था बीजापुर का, आदिल शाही वंश, आदिल शाही वंश जो बीजापुर का वंश था, बीजापुर की डायनेस्टी थी, उससे छीनी गई थी। और उस समय के आदिल शाही वंश के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था यूसुफ आदिल शाह। तो यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनी गई थी, इन्होंने छीना था आदिल शाह, आदिल शाह इनसे छीनी गई थी। ठीक है, अभी अल्बुकर्क के बारे में फिर हम आगे देखेंगे। अभी अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में अस्थायी मछलीपट्टनम में 1631 में लगाया। सॉरी, ये भी स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि अगर देखा जाए तो हमारे दरअसल टाइपिस्ट महोदय ने इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया है। अगली बार मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा गलती ना हो। तो ये जो है आपको 1611 में इसको कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, 1611 कर देता हूँ। अब ये स्टेटमेंट पढ़े हम लोग। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में कहाँ लगाया था? तो कहाँ लगाया था? मछलीपट्टनम में। सही है, सही है, मछलीपट्टनम में लगाया था। और 1611 में लगाया था, 1611 में लगाया था। आपको बता दूं मैं कि पहली अस्थाई, यहाँ पे अस्थाई लिखने की बात हो रही थी, जो थोड़ी सी एरर है तो उसको आप समझ जाएंगे। तो मछलीपट्टनम में अस्थाई फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1611 ईस्वी में। तो ये स्टेटमेंट सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। 1633 में उड़ीसा में दो जगह पे हरिहरपुर तथा बालासोर में इन्होंने अपनी फैक्ट्री का स्थापना किया। बालासोर में अपनी फैक्ट्री का स्थापना किया था 1633 में, पूर्वी तट पे। पहली बार पूर्वी तट पे अगर कहीं स्थापित हुआ तो कहां पे हुआ? उड़ीसा में, हरिहरपुर और बालासोर में। और अगला प्रश्न है कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। ये भी स्टेटमेंट सही है। ये दरअसल ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट दरअसल देखा जाए तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। एक मिनट, टेक्निकली साउंड होना पड़ता है इसके लिए, नहीं कोई बात नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है आप देखिए कि 1746 में 1700 अरे भाई 1746 में डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में। तो ये जो कब्जा जो हुआ था, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का एक गतिविधि थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध की एक प्रमुख गतिविधि थी कर्नाटक युद्ध। कब से कब तक चलता प्रथम कर्नाटक युद्ध? 1746 से 1748, 1746 से 1748 तक जो है वो प्रथम कर्नाटक युद्ध। तीन कर्नाटक युद्ध हुए हैं, और तीनों ही कर्नाटक युद्ध जो हुए हैं भारत में भले ही लड़े गए कर्नाटक युद्ध के नाम से, लेकिन वो जो है भारतीय राजाओं के साथ ना होकर के ये जो संघर्ष था वो कर्नाटक युद्ध, तीन कर्नाटक युद्ध लड़े गए। और तीनों ही कर्नाटक युद्ध जो है वो अंग्रेज और फ्रांस के मध्य लड़े गए। अंग्रेज तथा फ्रांस के मध्य लड़ा गया है। ठीक है, तो जरा सा देखें, अंग्रेज तथा फ्रांस के मध्य लड़ा गया है। तो देखिए जरा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब देखिए जरा सा प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में जरा बात कर ले। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में यदि बात करेंगे तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है मैंने पहले भी बताया कि 1746 से 1748 तक लड़ा गया है। दूसरे कर्नाटक युद्ध में आते हैं।
दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो दूसरा कर्नाटक युद्ध वो लड़ा गया है कब से कब तक? वो लड़ा गया है 1749 से 1754 तक। कब से लड़ा गया? 1749 से 1754 तक लड़ा गया है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात कर ले हम लोग, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया है वो तृतीय कर्नाटक युद्ध लड़ा गया, तृतीय कर्नाटक युद्ध लड़ा गया है 1756 से 1763। ये अंग्रेज और फ्रांस के बीच का एक संघर्ष था और इस संघर्ष में अंतत्वगत्वा लास्ट में कौन विजयी हुआ? तीसरे युद्ध आते आते, तीसरी युद्ध आते आते भारत में दरअसल एक युद्ध का मैं इसमें चर्चा कर दूं। तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान ही एक युद्ध लड़ी गई 1761 में वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। और वांडीवास के युद्ध में, वांडीवास का युद्ध और वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों की बुरी तरह हार हुई। अंग्रेजों की सॉरी रियली सॉरी, फ्रांसीसियों की बुरी तरह हार हुई, फ्रांसीसियों की बुरी तरह हार हुई, फ्रांसीसियों की बुरी तरह, फ्रांसीसियों की हार हुई। और ऐसी हार हुई कि भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति समाप्त हो गई। अब एक मात्र छोटी मोटी व्यापारिक शक्ति बन के रह गई। सैन्य शक्ति के रूप में इनकी जो वर्चस्व थी, वर्चस्वता हासिल करना चाहते थे, वो समाप्त हो गई। ये वांडीवास के युद्ध में एक प्रश्न पूछ सकता है, वांडीवास के युद्ध में एक प्रश्न पूछ सकता है कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ रहा था, अंग्रेज की तरफ से सेनापति कौन था? तो इस वांडीवास के युद्ध में, इस वांडीवास के युद्ध में इस वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज सेनापति जो था, अंग्रेज सेनापति, नोट डाउन करते चल रहे हैं ना आप लोग, करते चलिए नोट डाउन। अंग्रेज सेनापति वो था सर आयर कूट। कौन था? सर आयर कूट। और वही पूछ दे कि फ्रांसीसी सेनापति कौन था? फ्रांसीसी सेनापति कौन था इस युद्ध में? फ्रांसीसी सेनापति कौन था? तो फ्रांसीसी सेनापति जो था वो था काउंट दी लाली, काउंट दी लाली। तो इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई और इसी हार के बाद फ्रांसीसियों का भारत में सफाया हो गया। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट था, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पे कब्जा किया, वाकई किया था कि 1746 में। लेकिन इसके पहले एक और प्रमुख घटना हो गई थी। ये ऐसे ही डुप्ले जो है पागल नहीं था, इसने रिएक्ट वो था ना न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन का रिएक्शन था। दरअसल सबसे पहले युद्ध की शुरुआत कर दी अंग्रेजों ने प्रथम कर्नाटक युद्ध में, और ये युद्ध, हाँ इसकी भी हम चर्चा कर लेंगे, अभी करेंगे। तो पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध की चर्चा कर लें कि इस युद्ध की शुरुआत पहले अंग्रेजों ने कर दी। हुआ क्या कि 1746 में अंग्रेज कैप्टन है, अंग्रेज कैप्टन नाम है बार्नेट। अंग्रेज कैप्टन बार्नेट जो है वो फ्रांसीसियों के बेड़े पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? फ्रांसीसियों के बेड़े पर कब्जा कर लिया, बेड़े पर कब्जा कर लिया। तो अब इसके फलस्वरूप रिटेलिएशन में, जवाबी हमले में, इसने डुप्ले कौन था? डुप्ले एक महत्वाकांक्षी, सबसे इस डुप्ले की भी चर्चा फिर मैं दोबारा करूंगा। डुप्ले जो है फ्रांसीसी गवर्नर था, डुप्ले जो है फ्रांसीसी गवर्नर था। और इसके बारे में चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि इसने अंग्रेजों को सफलता की कुंजी दे दी, वो चाबी दे दी जिसके बल पर अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता कायम कर ली। आप, मुझे आशा है आप मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे, और अगर यदि समझ रहे हैं, यदि हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और चलिए आते हैं अगले आगे बढ़ते हम लोग। तो ये बातें हो गई कि भाई साहब अंग्रेजी कैप्टन बार्नेट ने फ्रांसीसियों के बेड़े पे कब्जा किया। रिटेलिएशन में घटना भी इसकी बता दूं कि डुप्ले ने सबसे पहले वो भागा गया भाई की लोकल जो राजा था, क्योंकि वो कर्नाटक के क्षेत्र में हुआ था ये घटना, तो वहां का कर्नाटक का लोकल राजा था अनवारुद्दीन। कर्नाटक का लोकल राजा था अनवारुद्दीन। तो अनवारुद्दीन के पास गए, बोला कि देखिए भाई साहब, देखिए अंग्रेजों ने हमारे फ्रांसीसी बेड़े पे कब्जा कर लिया, आप हमारे बेड़ा छुड़ाए। तो अनवारुद्दीन बोला कि जस्ट चिल, आप आराम से बैठे, मैं अंग्रेजों से बात करता हूँ। अंग्रेजों से बोला कि आप इनके बेड़े को छोड़ दीजिए। अंग्रेजों ने बोला कि मुझे नहीं छोड़ना, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पे बात हो गई, देखिए हमारी बात ये नहीं मान रहे हैं, हम क्या ही कर सकते हैं इसमें। जो डुप्ले है वो मॉरिशस का गवर्नर, मॉरिशस में उस समय, याद रखें, अगर ये नोट डाउन भी कर सकते हैं आप अपनी कॉपी में, मॉरिशस में फ्रांसीसी उपनिवेश था मॉरिशस उस समय,
मॉरिशस में जो उस समय का गवर्नर था उसका नाम था ला बूडोने। ला बूडोने नाम का एक गवर्नर था। ला बूडोने से सहायता मांगा। ला बूडोने ने सहायता किया। ला बूडोने ने सहायता किया। 3,000 सैनिकों के साथ वो चला और आया, मद्रास पे कब्जा कर लिया। मद्रास को घेर के मद्रास पे कब्जा कर लिया। अब देखिए, जब मद्रास पे कब्जा हो गया तब अंग्रेज अब भागे भागे अनवरुद्दीन के पास जा रहे हैं। देखिए जी, हमारे साथ क्या हो गया, हमारे मद्रास पे कब्जा कर लिया इन्होंने, देखिए हमारे मद्रास को छुड़ाइए, ये गलत बात है। अनवरुद्दीन ने बोला कि ठीक है, मैं बात करता हूँ। लाबूडोने से बातचीत हुई। लाबूडोने के मन में थोड़ी सी लालच थी। लाबूडोने एक तरह से डुप्ले का सहायता करने नहीं आया था, वो रैंसम, वो एक तरह से फिरौती वसूलने आया था। बोला कोई बात नहीं, आप हमें 40,000 पाउंड दे दे, 40,000 पाउंड दे दीजिएगा, मैं राज छोड़ करके चला जाऊंगा। तो 40,000 पाउंड, अंग्रेज बोला कि डोंट वरी, मैं आपको देता हूँ 40,000 पाउंड। तो 40,000 पाउंड जो है वो अंग्रेजों ने लाबूडोने के दिया, लाबूडोने को दिया, और लाबूडोने जो है मद्रास छोड़ के चला गया। डुप्ले देखता रह गया, भाई मेरा देशवासी क्या कर दिया ये, मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे तो मद्रास नहीं छोड़ूंगा। तब जाकर के बचे खुचे सैनिकों के साथ अपनी शक्ति इकट्ठा करता है डुप्ले और मद्रास को जाके कब्जा कर लेता है। आगे की घटना। अब अनवरुद्दीन बोलता है कि ये तो सही नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ। अनवरुद्दीन बोलता है डुप्ले को कि आप मद्रास, किसी भी कंडीशन में आपको मद्रास छोड़ना पड़ेगा। डुप्ले ने मना कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया कि मैं मद्रास छोड़ने नहीं जा रहा हूं, होगा युद्ध। बोला कि ठीक है, हम युद्ध के मैदान में इसको साबित कर देते हैं, यदि आप हारेंगे तो मद्रास तो छोड़ना पड़ेगा। तो डुप्ले और अनवरुद्दीन के मध्य 1748 ईस्वी में सैंथोम का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, कब लड़ा गया? 1748 ईस्वी में। 1700 प्रथम कर्नाटक युद्ध की ही बात कर रहा हूं मैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध के अंदर में ही 1748 में कर्नाटक नवाब अनवारुद्दीन तथा फ्रांसीसी कंपनी के मध्य युद्ध, और इस युद्ध में भाई साहब, मध्य युद्ध, इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी अनवरुद्दीन की बुरी तरह पराजय हुई, और इस पराजय ने भारतीय मध्यकालीन राजाओं का खोखलापन जाहिर कर दिया कि कितने खोखले हैं, इनकी शक्तियां कितनी खोखली है। और ये साबित कर दिया कि यूरोपियन शक्तियों की अनुशासित सेना, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो भारत के मध्यकालीन शक्तियों को हराने में सक्षम है। और यहीं से भारतीय शक्तियों का खोखलापन दिख गया कि भारतीय शक्तियों के पास कितनी शक्ति है। ठीक है, तो 1748 में तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कैसे हुई? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कैसे हुई, नोट डाउन करेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होगी एक्स ला शैपल की संधि से। एक्स ला शैपल, ये यहां पर नहीं हुआ, ये दरअसल, अब मैं इसको बता दूं, एक्स ला शैपल की संधि के बाद समाप्ति, एक्स ला शैपल की संधि के पश्चात, और इसके पश्चात जो है मद्रास जो है, परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि मद्रास जो है, मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गई। मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गई। ओके, मिल गई, मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गई। दरअसल ये प्रथम कर्नाटक युद्ध कोई भारत की लड़ाई नहीं थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ था। अब फ्रांस और अंग्रेज जो है वहां पे लड़ रहे हैं यूरोप में, उसके फलस्वरूप उसका प्रभाव कहां देखने को मिला? उसका प्रभाव देखने को मिला भारत में भी अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी आपस में उलझ गई, जबकि उसके स्वदेश से यह सख्त हिदायत दी गई थी कि भारत में आपको व्यापार करना है, किसी भी प्रकार के मामलों में आपको उलझना नहीं है। उसके बावजूद भी ये उलझे और प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, और प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद सारी घटनाओं का क्रम मैंने बता दिया, और एक्स ला शैपल की संधि के बाद ये खत्म भी हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है
पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? अच्छा जी, प्रथम दुर्ग दे दे, प्रथम किला दे दे, प्रथम किला दे दे, प्रथम कोठी दे दे, प्रथम फैक्ट्री दे दे। भाई साहब सबका आंसर एक ही होगा, सबका आंसर एक ही होगा। तो अब बात मैंने पहले पहले भी बताया, अब नहीं बताया, सॉरी पहले कहां से बताया, अभी बता रहा हूं मैं। प्रथम फैक्ट्री, पुर्तगालियों का प्रथम फैक्ट्री, पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री अपनी स्थापित की 1503 में। 1503 में कहां पे की थी? पहले आप जवाब देंगे, यदि आपको पता है तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अंजन दीव में, कन्नौर में, कोचीन में, गोवा में। इसका ऑप्शन आप इसका जवाब आप देने वाले हैं। और यदि कमेंट सेक्शन में यदि आपका जवाब आ रहा है सी, तो आपका जवाब है सही। तो 1503 में कोचीन में 1503 में कोचीन में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना हुई। और 1505 में कन्नौर में 1505 में ये दो फैक्ट्री अभी याद रखें। जैसे जैसे हम थ्योरी पढ़ेंगे वैसे वैसे अन्य फैक्ट्रियों की सिलसिलेवार क्रम लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है किन यूरोपीय ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र की स्थापना हुई? भाई साहब मैंने अभी बोला, प्रथम कोठी हो, प्रथम किला हो, प्रथम फैक्ट्री हो, प्रथम दुर्ग हो, या प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र हो। प्रथम सामुद्रिक व्यापार तो किसने स्थापित किया? यूरोपियों में तो जो सबसे पहले आया होगा वही स्थापित करेगा। तो कौन आया? अब देखिए जरा, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो सबसे पहले तो कौन आया? सबसे पहले तो पुर्तगाली आया 1498 में। तो पूछा होगा ये, तो इसी ने पहला फैक्ट्री स्थापित किया होगा, प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया होगा, पुर्तगाली। अब जरा एक एक ऑप्शन देख ले। पुर्तगालियों के बाद भारत आने वाले थे एक नंबर में डच। जरा क्रम में दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले आए पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। दूसरे नंबर पे आते हैं डच। दूसरे नंबर पे आते हैं डच। तीसरे नंबर पे आते हैं अंग्रेज। अंग्रेज तीसरे नंबर पे आते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं डेनिश। और पांचवें नंबर पे आते हैं और सबसे बाद में फ्रांस। ठीक है, फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली आता है 1498 में। पुर्तगाली आता है 1498 में। ठीक है, डच की दरअसल कंपनी की स्थापना, अब यहां पे देखेंगे कंपनी कब स्थापित हुआ। कंपनी कब स्थापित हुआ? 1602 में। कंपनी कब स्थापित होता है? 1602 में ही कंपनी स्थापित होता है। और 1602 में ही ये पूर्वी देशों की यात्रा भी करते हैं। लेकिन भारत नहीं, ये जाते हैं इंडोनेशिया, जिसको मसाला द्वीप भी कहते थे, स्पाइस आइलैंड भी कहते थे। ये जाते थे जाएंगे बॉन्टम के राजा से मिलेंगे। ठीक है, और लेकिन ये भारत नहीं आते। लेकिन हमें तो प्रश्न भारत के परिप्रेक्ष्य में देखना है, भारत के पर्सपेक्टिव में देखना है। तो भारत कब आते हैं? कंपनी तो स्थापित हो गया 1602 में, लेकिन भारत आगमन कब हुआ? भारत आगमन कब हुआ? भारत आगमन दरअसल इनका होता है 1605 में। 1605 में ये पहली बार प्रथम कोठी कहां पे खुलेगा? प्रथम कोठी मछलीपट्टनम में। कहां पे खुलेगा? मछलीपट्टनम में। ठीक है, तो ये 1605 में भारत में आते हैं। उसी तरह से अंग्रेज, भाई कंपनी का स्थापना 1599 में ही हो गया। 1599। मेरे से बच्चे पूछते हैं सर फलाने बुक में 1600 ईस्वी दिया हुआ है। ठीक है, 1599 में कंपनी गठित हो चुका था। 1599 में कंपनी गठित हो चुका था। अधिकार पत्र जो है, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र जो है, वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने इनको प्रदान किया था। ठीक है, तो अधिकार पत्र इनको मिला 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है, 15 सालों के लिए। और भारत में आगमन कब हुआ? भारत में आगमन इनका हुआ 1608 में। पहली बार जब विलियम हॉकिंस अपनी जहाज के साथ पहुंचेगा
तब भारत में इनका पहली बार आगमन होगा। आगे बढ़े हम लोग। डेनिश, डेनिश जो है इस 1616 में भारत में आगमन करते हैं और 1616 में भारत में इनके बारे में बहुत प्रमुखता से नहीं जानना है, बहुत ज्यादा इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, पीएचडी तो करना नहीं है। और फ्रांसीसी, फ्रांसीसी कंपनी का गठन होता है 1664 में। फ्रांसीसी कंपनी का गठन होता है 1664 में। कंपनी का गठन होता है 1664 में। भारत आगमन, भारत में आगमन, भारत में आगमन होता है इनका 1667 में। भारत में आगमन होता है 1667 में। अब प्रथम कोठी, प्रथम कोठी तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए प्रथम कोठी हम देख ले पहले का अंग्रेज का था, प्रथम कोठी अंग्रेज का या प्रथम फैक्ट्री, प्रथम दुर्ग अगर देखा जाए तो प्रथम दुर्ग अंग्रेज का कब खुलेगा? प्रथम दुर्ग अंग्रेज का 1613 में सूरत में अस्थायी रूप से, और इनका खुलेगा 1668 में। दोनों का ही जो है फैक्ट्री कहां पे खुलेगा? सूरत में। दोनों की फैक्ट्री कहां पे खुलेगी? सूरत में। तो हमने अंग्रेज, फ्रांसीसी और डचों का देख लिया। अब आगे देखे हम लोग, आगे देखे जरा सा। आ रहा है फिगर? पूरा कट रहा है? फिगर कट रहा है क्या ये? ओहो सॉरी। ओके, अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। बंगाल में कहां इन्होंने स्थापित की थी? आइए, बांदेल, चिंसुरा, हुगली या श्रीरामपुर। तो बता दूं मैं कि पहले आप जवाब देंगे अपने कमेंट सेक्शन में। आप कमेंट सेक्शन में पहले रिप्लाई करें क्या होगा आंसर, और रिप्लाई करने के बाद यदि आप नए हैं तो लाइक करें, और लाइक करने के बाद आप इसको शेयर कर दें। शेयर करिए, शेयर करिए, जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। पहला ऑप्शन है बांदेल, बी है चिंसुरा, सी है हुगली और डी क्या है? श्री रामपुर। तो मैं बता दूं यदि आप ऑप्शन सी पे जाते हैं, हुगली 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 हुगली, तो हुगली आपका सही है। हुगली प्रथम पूर्वी तट पे आपका, पूर्वी तट कह रहा हूं मैं, बंगाल में वो प्रथम जगह था जहां पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी, हुगली में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? मैं बता दूं ये लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था, स्थल मार्ग से। स्थल मार्ग से लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। स्थल मार्ग से लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। नहीं पता हो नोट डाउन कर लेंगे, लिवेंट कंपनी को स्थल मार्ग से ये प्राप्त हुआ था। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा बाधा था? ओके, लंदन में ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुआ 1599 में, तो भारत, उस समय भारत का बादशाह कौन था? वो कोई नहीं भाई, इतना टेंशन क्यों लेना? अकबर था, अकबर था, अकबर था। ऑप्शन ए में पहला कहां है? पहला ही ऑप्शन ए है, अकबर था। अकबर का शासन कब से कब तक था? अकबर का शासन था 1556 से 1605। जहांगीर की बात कर लूं मैं, जहांगीर की शासन कब से कब तक थी? 1605 से 1627। शाहजहां की शासन कब से कब तक थी? 1627 से 1657 तक थी। औरंगजेब की शासन कब से कब तक थी? 1657 से 1707 तक थी। ठीक है, तो अब प्रश्न है कि भाई 1599 में, तो इसके बीच ही ना 1599 पड़ेगा। तो कौन था ब्रिटिश कंपनी का जब गठन हुआ, तो कौन था शासक? अकबर था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम पहला कारखाना स्थापित किया? पहला कारखाना, तो भाई पहला कारखाना तो इनका 1613 में लगा। पहला कारखाना इनका 1613 में लगा। और अभी देख ले काल, अभी अभी मैंने देखा कि जहांगीर का काल कहां से कब तक, कब से कब तक है? 1627, 1613, तो इसी के बीच में पड़ता है। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? बी जहांगीर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, तो जहांगीर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? इतनी बार मैं बोल चुका हूं, इतनी बार मैं बोल चुका हूं, अब क्या ही बोलना, क्या ही बचा है अब बोलने के लिए। ऑप्शन ए है गोवा, बंगाल में हुगली, आरकोट या सूरत। अभी अभी बात हुई है,
तो ऑप्शन आप खुद जवाब दे देना कमेंट सेक्शन में। चलिए जवाब दीजिए आप सब। ओके, तो यदि आपका जवाब है सूरत तो आप बिल्कुल सही हैं। यदि आपका जवाब है सूरत तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे हराया था? वाह जी वाह वाह वाह, स्वाली के स्थान पे हराया था। स्वाली सूरत के नजदीक है। स्वाली सूरत के नजदीक है। सूरत के नजदीक है। अब देखिए जरा सा, सूरत के नजदीक स्वाली। ओके, तो अब इस पे किसने हराया था? ठीक है, देखिए जी, विलियम हॉकिंस आता है 1608 में। विलियम हॉकिंस आता है 1608 में। कहां पहुंचता है ये? सूरत पहुंचता है। कहां पहुंचता है ये? सूरत पहुंचता है। सूरत पे अपनी कदम रखता है। विलियम हॉकिंस एक बड़ी शानदार व्यक्तित्व का आदमी था। बहुत सारे भाषाओं का ज्ञाता था और इसमें एक फारसी भाषा सबसे प्रमुख भाषा थी और वो मुगलों की आधिकारिक भाषा थी। सम्राट उसी भाषा में बातचीत किया करते थे। तो यदि कोई विदेशी आता था तो उनको अनुवादक की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन यहां विलियम हॉकिंस खुद ही स्वयं ही अच्छा वक्ता, अच्छा ज्ञाता है फारसी भाषा का, तो वो सूरत पहुंचा। लेकिन तो पुर्तगाली षड्यंत्र साजिश करने में बिजी है। नहीं नहीं, जिस काम के लिए आया है वो होने नहीं देना है, किसी हाल में नहीं होने देना है। ये 125 साल से पहले से रह रहे हैं। तो अब ये पहुंचे तो डायरेक्ट जहांगीर के दरबार में पहुंचे और जहांगीर के दरबार में पहुंच के किन से मुलाकात की? जहांगीर से मुलाकात की। कहां मुलाकात की? जहांगीर से मुलाकात की। जहांगीर से मुलाकात, ठीक है, जहांगीर से मुलाकात की। ठीक है, कहां मुलाकात की? जहांगीर से मुलाकात आगरा में। कहां मुलाकात की? आगरा में। आगरा में जहांगीर से मुलाकात की। ओके, तो इन्होंने जहांगीर साहब ने फारसी भाषा में बात किया इनसे और इन्होंने इनसे फारसी भाषा में बात किया। विलियम हॉकिंस ने इनसे फारसी भाषा में बात किया। दोनों बड़े खुश हो गए। चलो, बीच में बिचौले की जरूरत नहीं पड़ी। तो जिस काम के लिए दरअसल आया था वो हुआ नहीं। दरबार में 3 साल तक रुक गया। बड़ी इनकी स्वागत सत्कार हुई, इनको मनसबदार भी बनाया गया, लेकिन इनका जो एक लक्ष्य था, जिस उद्देश्य से आया था, वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। एक बार तो जहांगीर तैयार भी हो गया, लेकिन पुर्तगालियों की साजिश ने जहांगीर का फिर से मन बदल दिया और तंग आकर के विलियम हॉकिंस दरबार छोड़ देता है। लेकिन उसी साल 1611 में ये दरबार छोड़ देगा। लेकिन 1611 में थॉमस बेस्ट भारत पदार्थ था अपने 2 जहाजों के साथ। 2 जहाजों का नाम है ड्रैगन। जहाज का नाम है ड्रैगन और एक जहाज का नाम है ओसियंडर। क्या नाम है? ओसियंडर। तो 2 जहाजों के साथ पहुंचता है। छोटा सा बेड़ा है इसका। इनको स्वाली के नजदीक घेर लिया जाता है। पुर्तगाली घेर लेते हैं, लेकिन अपनी काबिलियत के बदौलत इन्होंने पुर्तगालियों को मात दे दिया। और ये मात कमाल की मात थी कि जहांगीर को खुश कर दिया कि भाई पुर्तगालियों को किसी ने हरा दिया। खुश होकर के जहांगीर ने इनकी नेवी पावर को, इनकी नौ शक्ति को देख करके जहांगीर ने इनको फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी। तो 1613 में जाकर के 1612 में इजाजत मिली। 1612 में इजाजत मिली और 1613 में जाकर के सूरत में प्रथम फैक्ट्री खुल गई। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखें हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? ओके, डचों से लिया था क्या? फ्रांसीसियों से लिया था? इसो से लिया था या पुर्तगालियों से लिया था? ये बताना है आपको। किससे लिया था? बताइए आप जरा, किससे लिया था? ऑप्शन में जल्दी जल्दी। डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिसों से, पुर्तगालियों से। तो मेरा आंसर, यदि आप फ्रांसीसी लगा रहे हैं तो आप गलत हैं। गलत है आंसर आपका। और यदि आप डेनिस लगा रहे हैं तो आप सरासर गलत हैं। और यदि आप पुर्तगाली लगा रहे हैं तो आप सही हैं। तो आंसर क्या होगा? पुर्तगालियों वाले अपने आप के लिए ताली मार लीजिए कमेंट सेक्शन में। यदि आपका पुर्तगाली आंसर है तो आप स्वयं के लिए ताली लगाएं और जो देख रहे हैं वो भी उनके लिए एक ताली लगा दे पुर्तगालियों से। दरअसल पुर्तगालियों की राजकुमारी की शादी हो गई इंग्लैंड के राजकुमार से 1661 में। ठीक है, पुर्तगालियों की राजकुमारी की शादी हो गई इंग्लैंड के राजकुमार से 1661 में। इनको दहेज में मिला बंबई। इनको दहेज में मिला इंग्लैंड के जो राजा हैं उनको दहेज में क्या मिला? बंबई मिला।
और बंबई करते क्या, उतना बड़ा साम्राज्य था। तो 1668 ईस्वी में 1668 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने बादशाह से बोला, इंग्लैंड के राजकुमार से बोला कि आप हमें बंबई क्या करें, आप हमें बंबई दे दें किराए पे। तो 10 पाउंड किराए पे, 10 पाउंड के किराए पे, 10 पाउंड के किराए पे इन्होंने बंबई, इंग्लैंड के जो राजा हैं, इन्होंने बंबई इनको दे दिया, सौंप दिया। तो 1668 में किसको मिल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई मिल गया। तो प्रश्न था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था, पुर्तगालियों से लिया था। ऑब्वियसली पुर्तगालियों ने राजा को दिया और राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। ओके, ओंगियार, ओंगियार साहब तो जेराल्ड ओंगियार ही है, जेराल्ड ओंगियार है। जेराल्ड ओंगियार साहब जो है, इनको बंबई का संस्थापक कहा जाता है, इनको बंबई का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, बंबई का संस्थापक। 1669 में इनको सूरत के साथ साथ बंबई का भी प्रेसिडेंट बनाया गया था, इनको बंबई का भी अध्यक्ष बनाया गया था, बंबई का अध्यक्ष बनाया गया था। सूरत का तो बनाया गया, इसको बंबई का भी अध्यक्ष बना दिया गया। अब आते हैं सर जॉन चाइल्ड के बारे में। सर जॉन चाइल्ड साहब ने, यदि आप जानते हैं, यदि आपका आंसर बी आ रहा है कमेंट सेक्शन में, सर जॉन चाइल्ड होगा। सर जॉन चाइल्ड साहब के बारे में जान लें कि इन्होंने 1688 ईस्वी में क्या किया। 1688 ईस्वी में जिस समय औरंगजेब शासन चला रहा था, औरंगजेब उस समय दक्कन में अभियान में था, दक्कन जीतने के अभियान में था। तो सर जॉन चाइल्ड ने क्या किया कि बंबई तथा पश्चिमी तट पे जो भी बंबई तथा पश्चिमी तट पर जो मुगल बेड़ा था, मुगल बेड़े को कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, मुगल बेड़ा को कब्जा कर लिया, मुगल बेड़ा को कब्जा कर लिया। ठीक है, अब ये अंग्रेज को, औरंगजेब को पता चला, बोला कि भाई ये तो हमारे ही थाली में, हमारे ही साथ रह के, हमारे साथ बैर, तालाब में रह के मगर से बैर, हाँ मगर से बैर पालोगे तुम। तो तुरंत औरंगजेब ने अपने सेना को मूव किया, बोला कि जाओ इसको भगाओ यहाँ से, है ना। तो अब जैसे ही जॉन चाइल्ड को पता चला कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हमें अब तो रंग, गिरगिट जैसे रंग बदलता है अंग्रेज, वैसे ही रंग बदलते थे। सर जॉन चाइल्ड ने जो है, उन्होंने लिखित माफीनामा मांगा, लिखित माफीनामा मांगा। किससे, लिखित माफीनामा मांगा औरंगजेब से। किससे मांगा, औरंगजेब से। इतना ही नहीं, औरंगजेब बोला ठीक है चलो हम तुमको माफ कर देते हैं। औरंगजेब ने, क्योंकि मुगल सेना ने इनके सारे चीजों को सीज कर लिया था बंबई और पश्चिमी तट पे, और साथ ही साथ जो है इनको निष्कासित करने का भी आज्ञा मिल गया था कि भाई निष्कासित करो इसको यहाँ से, भारत से। तो निष्कासित करने का भी तो इन्होंने, इनको लिखित माफीनामा, झुक जाना पड़ा, बादशाह हुजूर आला माफ कर दिया जाए, हमसे गलती हो गई है। तो और 1.5 लाख रुपया जुर्माना भरना पड़ा। कितना जुर्माना, 1.5 लाख रुपए जुर्माना। ठीक है जी, 1.5 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ा। ठीक है, तो सर जॉन चाइल्ड, अगर बी लगाते हैं तो सर जॉन चाइल्ड को जो अंग्रेज गवर्नर था, उसको औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। आप बताएंगे, अभी हुआ है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया के राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो आप जवाब देंगे, क्या जवाब होगा। यदि आपका ऑप्शन ए आता है तो आप गलत है, यदि आपका ऑप्शन सी आता है तो आप गलत है, यदि आपका ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में डी डाल रहे हैं तो गलत है, और यदि आप बी डाल रहे हैं तो स्वयं के लिए ताली लगा लीजिए। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग चल रहा था और अंग्रेज और फ्रांस एक दूसरे के साथ जूझ रहे थे कि अपने मन पसंदीदा गुट के लोगों को बैठा दें हम गद्दी पे, और उसका प्रभाव कहां देखने को मिला, भारत में देखने को मिला, और अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी एक दूसरे के साथ उलझ पड़ी 1746 में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लगा था। भाई साहब अभी ना बताए हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग, ओ सॉरी, ये आप समझ गए मेरी बात को, अंग्रेज और डच, हैदर अली और मराठे। तो यदि आपका ऑप्शन, अभी तक आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे चुके होंगे, आप बहुत काबिल लोग हैं, आप बहुत तेज बच्चे हैं, मैं समझता हूं आप बहुत डेडिकेटेड होंगे अपने पढ़ाई के प्रति, और यदि आप डेडिकेटेड हैं
और यदि आप कमेंट सेक्शन में ए ऑप्शन दे रहे हैं तो अंग्रेज और फ्रांसीसी, तो आप सही हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य ये लड़ा गया था, प्रतिद्वंदिता थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? मैंने बोला था ना डुप्ले की बात करूंगा मैं फिर से। ये डुप्ले महोदय है, डुप्ले महोदय है, डुप्ले महोदय है जिन्होंने सबसे पहले भारतीय राजाओं के निजी मामलों में घुसना चाहा, भारतीय राजाओं के निजी मामलों में हस्तक्षेप किया। तो भाई साहब यदि आप डुप्ले ऑप्शन है तो लगाइए, क्लाइव है, डुप्ले है, अल्बुकर्क है, वारेन हेस्टिंग्स है, तो आंख मूंद के डुप्ले पे लगाइए। और ये डुप्ले साहब ने ये ऐसी नीति दिखा दी कि भाई आप यहाँ के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। यही वो कारक था जो अंग्रेजों का आंख खोल दिया कि हाँ यदि डुप्ले यहाँ के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, यहाँ के राजघरानों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो हम भी ये कर सकते हैं। और हम ये करके यहाँ के कंट्रोल को अपने हाथ में ले सकते हैं। यहीं से शुरुआत होता है अंग्रेजों का भारतीय मिशन। ठीक है, तो डुप्ले साहब प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था? सॉरी, आगे नहीं बढ़ा क्या? ओके, सॉरी, क्या हुआ? अगला प्रश्न है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कौन सा स्थान पर लगाया? तो बात मैंने करी थी। आप थोड़ा सा बैक जाकर देख सकते हैं कि वो आते हैं 16 फैक्ट्री स्थापित होती है 1664 में, आते हैं 1667 में, और स्थापित करते हैं 1668 में। प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहाँ करते हैं? सूरत, पुलिकट, कोचीन, कासिम बाजार। तो यदि आपका ऑप्शन पुलिकट है तो आप गलत हैं। यदि आपका ऑप्शन कोचीन है तो आप गलत है फिर भी। यदि आपका ऑप्शन कासिम बाजार है तब भी गलत है। और यदि आपका ऑप्शन सूरत है तो आप सही हैं। ठीक है, तो सूरत में इन्होंने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी किस राजा के? फ्रांस में कौन सा राजा था? किसकी शासन थी? कौन सा बादशाह था? लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 15वां या लुई 16वां? तो आइए मैं इसका जवाब देता हूं। लुई 14वें के शासनकाल में इस फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी। और फ्रांसीसी कंपनी पूरी तरह से सरकारी कंपनी थी, सरकारी नियंत्रण की कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो लुई 14वां का एक मंत्री था, और इस मंत्री का नाम यदि आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे आप। क्या वो रिशलू था, क्या वो मजारे था, क्या वो कलबर्ट था, या क्या वो फ्रैंको मार्टिन था? तो आइए जरा जवाब देखें हम लोग। यदि आप ऑप्शन डी लगाते हैं तो गलत है, और डी लगाते हैं तो भी गलत है, और ए लगाते हैं तो पूरी तरह गलत है। तो आप यदि सी लगा रहे हैं तो आप क्या हैं? सही हैं। तो आइए, कोलबर्ट मंत्री था, कोलबर्ट लुई 14वां का मंत्री था, और उसी ने यह सोचा कि भाई साहब हमें तो देर हो गया, हमें अब जल्दी से जल्दी भारत में घुसना पड़ेगा व्यापार के लिए, सारा मुनाफा तो यहीं कमा लेंगे, हम पीछे रह जाएंगे। तो एक सरकारी नियंत्रण वाली कंपनी खोली, और ये सरकारी नियंत्रण वाली कंपनी ही इसके असफलता का कारण भी बना। ठीक है, पूर्णतः सरकारी कंपनी था। आप जानते हैं ये सरकारी काम कैसा होता है हमारे भारत में। ठीक है, सब जगह का सरकारी स्थिति वही है। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे बी और सी दोनों होगा, चिंसुरा में भी और हुगली में भी, चिंसुरा में भी और हुगली में भी। हुगली में पहले हुगली में कब स्थापित किया डचों ने? जान जाए, हुगली में कब स्थापित किया डचों ने? 1627 ईस्वी में। 1627 ईस्वी में हुगली में अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया, पूर्वी तट पे पूर्वी इलाके में अपना पहला फैक्ट्री हुगली में 1627 ईस्वी में। चिंसुरा में इन्होंने एक फोर्ट बनवाया, नाम है गुस्ताउस फोर्ट। उसका फोर्ट का क्या नाम है? गुस्ताउस फोर्ट। कब बनवाया? 1653 में गुस्ताउस फोर्ट का निर्माण कराया चिंसुरा में। चिंसुरा हुगली के जस्ट बगल में एक इलाका है। तो हुगली और चिंसुरा दोनों जगह इन्होंने अपनी कारखाना के स्थापना कराया था। चिंसुरा और हुगली दोनों ही होगा। हुगली में पूर्वी तट पे प्रथम फैक्ट्री हुगली में, और चिंसुरा में 1653 में गुस्ताउस फोर्ट का निर्माण इन्होंने कराया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल क्यों रहे?
अपनी शक्ति क्यों नहीं स्थापित कर सके, अपनी शक्ति स्थापित क्यों नहीं कर सके? ऑप्शन ए है डुप्ले क्या सक्षम सेनापति नहीं था? ये तो सरासर गलत है भाई। डुप्ले बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, हमेशा लड़ मरने के लिए तैयार रहता था, बहुत दिमाग से कूटनीतिक व्यक्ति था, बहुत डिप्लोमेटिक व्यक्ति था और युद्ध में पारंगत व्यक्ति था। रहता तो कुछ कमा और कुछ हम इतिहास आज पढ़ रहे होते, हो सकता था कि हम फ्रेंच में कुछ पढ़ रहे होते। आज भारत में जो इंग्लिश का कल्चर है, यहाँ पे फ्रेंच कल्चर होता। दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ऑप्शन सी है भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। क्या ऐसा था? अंग्रेज लोग भारतीय लोग सबको नहीं पसंद करते थे, और है ना, उनको किसी से मतलब नहीं था। उनको बस जब तक ये व्यापार कर रहे थे, भारतीय लोगों को मुनाफा मिल रहा था तो ठीक था, लेकिन उल्टा ही हो गया भारतीय लोगों के साथ। पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था। दैट्स नॉट द रियल कॉज। असली रीजन है अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसियों के रिस्पेक्ट में अंग्रेजों की फौज ज्यादा शक्तिशाली थी, इसके कारण से जो है फ्रांसीसी दक्कन में अपनी शक्ति स्थापित नहीं कर सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता है। क्या होगा आंसर? बिहार, गुजरात, बंगाल, मद्रास। अपना क्षेत्र फेमस था भाई, अपना बिहार फेमस था अफीम और शोरा के लिए। अफीम और शोरा के लिए अपना बिहार फेमस था। तो ये बिहार में अफीम और शोरा का व्यापार करते थे। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक केंद्र में सबसे व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आते हैं? सबसे अंत में, सबसे अंत में कौन आता है? सबसे अंत में डच आते हैं? नहीं भाई, डच तो बहुत 1602 में इनकी फैक्ट्री स्थापित हुई थी, कंपनी स्थापित हुई थी और 1605 में भारत पहुंच चुके थे। इंग्लिश आते हैं? नहीं भाई, इंग्लिश तो 1599 में कंपनी स्थापित कर चुके थे। 1600 में इनको अधिकार पत्र मिला, 1608 में ये आ चुके थे और 1613 में इनकी फैक्ट्री स्थापित हो चुकी थी। फ्रांसीसी आते हैं? यस, फ्रांसीसी। पुर्तगाली तो 1498 में ही आते हैं और पहली फैक्ट्री 1503 में स्थापित कर लेते हैं। तो ये 1664 में फैक्ट्री स्थापित करते हैं, 1667 में आते हैं और 1668 में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। तो सबसे लास्ट में कौन आया? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आते हैं। आशा है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। इसी के सहायता, इसी तरह हम थ्योरी भी समझते चलेंगे, हम बहुत सारे फैक्ट्स को भी जानते चलेंगे और हम लोग एमसीक्यूज भी करते चलेंगे। और आशा है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपने कमेंट सेक्शन में जवाब दिया होगा, और अगर नहीं दिया है तो आप जरूर दें कमेंट सेक्शन में, हर एक क्वेश्चन का जवाब दें। और अगला जो लेक्चर है बहुत जल्दी शूट होकर के आपके सामने मैं आपके यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप अपना विश्वास बनाए रखें हम पे और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की आवश्यकता है। मेरा एम है कि फ्यूचर में फ्री एजुकेशन की सिस्टम लाई जाए, यूट्यूब पे हर चीज़ मैं फ्री कर दूं, कोई किसी प्रकार का पैसा न देना पड़े और फ्री एजुकेशन के तहत सभी बच्चे एग्जाम क्लियर करने में सक्षम हो। क्योंकि गांव देहात के बच्चों की कंडीशंस अभी भी भारत में आज के वक्त में, जिस समय 80 करोड़ जनसंख्या अभी भी प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 5 किलो अनाज के माध्यम से जी रही है, उस वहाँ पे आर्थिक स्थिति कैसी है लोगों की, वो आप सोच समझ सकते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि गांव देहात तक ये वीडियो पहुँचे, बच्चे पढ़े और हर वीडियो पहुँचे हमारी यूट्यूब पे। और आप इसके लिए यही करना होगा कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि वो बच्चे हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को देखें, लाभ उठाएं और एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हों। ठीक है, बहुत जल्दी हम ऐप के माध्यम से भी लेक्चर लेकर के आने वाले हैं और हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट के नाम से ही है, द क्लासेस ऑफ हामिया। प्ले स्टोर पे जाएं और द क्लासेस ऑफ हामिया के नाम से हमारा ऐप डाउनलोड करें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।